हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे, दैट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट समझाने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो सिंपल अगर हम बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करेंगे तो ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे लिक्विड जो है इट स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू वेपर फेज इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ये सिंपल डेफिनेशन है बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन हम वेपर प्रेशर की टर्म में अगर डिफाइन करेंगे बॉइलिंग पॉइंट को तो क्या है कि ऐसा टेम्परेचर जहां पर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है, लिक्विड का जो वेपर प्रेशर रहेगा इट बिकम्स इक्वल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल प्रेशर। अप्लाइड प्रेशर जो बाहर से हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वो प्रेशर जब लिक्विड के वेपर प्रेशर को सेम हो जाएगा जिस टेम्परेचर पे, वो टेम्परेचर क्या कहलाएगा, उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। What is boiling point? Boiling point is the temperature at which vapor pressure of liquid phase becomes equal to the applied pressure. हम बात करते हैं प्योर लिक्विड की। अब इस प्योर सॉल्वेंट में जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर लेंगे सॉल्यूशन बनाने के लिए तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने वही लिक्विड लिया, सेम लिक्विड लिया, अब उस लिक्विड में हमने क्या कर दिया, सॉल्वेंट में क्या कर दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया और सॉल्यूशन बन गया। तो यहाँ पर अपने को पता है कि जब हम सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं तो वेपर प्रेशर क्या जाता है, लो हो जाता है। देयर इज अ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और वेपर प्रेशर जो कम हो गया इसी कारण क्या हो जाएगा, इस वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक इक्वल लाना है। तो वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक इक्वल लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को हीट सप्लाई करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता है तो वेपर प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है। तो जैसे हम हीट करेंगे टेम्परेचर बढ़ेगा और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को सेम हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का कहलाएगा। यहाँ पर हम बात करते हैं प्योर लिक्विड की, तो प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या रहता है, ज्यादा रहता है सॉल्यूशन से, और यहां से इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर को सेम करना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इक्वल लाना है यहां से। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के समान लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वैसे ही हीट देना पड़ेगा, टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इस लिक्विड का वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की सेम हो जाएगा तो लिक्विड क्या होगा, बॉइल होना शुरू हो जाएगा। ये कहलाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन आपको पता है कि जब सॉल्वेंट से सॉल्यूशन बनेगा तो क्या होगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम, तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करना है, जो डिफरेंस ट्रेवल करना है, उसकी ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। ज्यादा हीट देनी पड़ेगी तो ऑब्वियसली वो हायर टेम्परेचर पे क्या होगा, बॉइल होगा सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन जब हम फॉर्म करेंगे प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करके तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और बॉइलिंग पॉइंट में होने वाले इसी इंक्रीज को हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दैट एलिवेशन इज बॉइलिंग पॉइंट इज नोटेड बाय डेल्टा टीबी। इट इज गिवन बाय बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। इन दोनों के डिफरेंस से क्या बन जाएगा, अपने को बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मिलता है। तो समझ में आया, प्योर लिक्विड है, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा रहेगा सॉल्यूशन से, डिफरेंस कम ट्रेवल करना पड़ेगा तो कम हीट देके जो सॉल्वेंट है वो बॉइल होगा, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट रहेगा कम। लेकिन जब हम सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करके तो वेपर प्रेशर में लोअरिंग हो जाती है, वेपर प्रेशर कम हो गया। अब इस वेपर प्रेशर को यहां तक पहुंचाना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक तो ज्यादा हीट देना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, सॉल्यूशन बॉइल होगा। यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से क्या रहेगा, ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, और इस इंक्रीज को ही हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को कैसे डिफाइन करेंगे, एलिवेशन इज बॉइलिंग पॉइंट of a solution containing non-volatile solute in volatile solution जो है it is an increase in the vapor, increase in the boiling point, increase in the boiling point of solution when a non-volatile solute is added to volatile solvent is called as elevation
इन बॉइलिंग पॉइंट, और इसको डिनोट किससे करते हैं, डेल्टा टी से। इट इज ऑल्सो अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इसको आपको ग्राफिकली भी बताता हूँ, ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बताता हूँ। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर कर्व प्लॉट करते हैं। यहाँ पर y एक्सिस पे रहेगा वेपर प्रेशर, इसको हम प्लॉट करेंगे टेम्परेचर के अगेंस्ट में x एक्सिस पे। तो यहाँ पर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कर्व एक दूसरे को पैरेलल रहता है। ओके, अब सबसे ऊपर किसका रहेगा, सॉल्वेंट का कि सॉल्यूशन का? ऊपर जो कर्व रहेगा वो रहेगा सॉल्वेंट का, क्योंकि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से क्या रहता है, ज्यादा। दोनों एक दूसरे को पैरेलल रहेंगे। ऊपर किसका रहेगा, सॉल्वेंट का रहेगा, और नीचे किसका कर्व रहेगा, सॉल्यूशन का। अब हम डिफाइन करेंगे बॉइलिंग पॉइंट को, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ऐसा टेम्परेचर है जहां पर वेपर प्रेशर जो है सॉल्वेंट का वो सेम हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। मैं मानता हूं यहाँ पर है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसको मैं यहाँ पे एक्सट्रापोलेट कर रहा हूं, तो ये जो पॉइंट मिलता है, ये पॉइंट क्या बता रहा है आपको कि इस पॉइंट पर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सेम हो जा रहा है किसको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। ये जो टेम्परेचर रहेगा, ये टेम्परेचर क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बॉइलिंग पॉइंट किसका, सॉल्वेंट का। उसी को हम आगे बढ़ाते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर सेम हो जा रहा है किसको, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को, और ये जो टेम्परेचर रहेगा इस टेम्परेचर को बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट किसका, सॉल्यूशन का। तो आप देख रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, आगे जा रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। तो ये जो डिफरेंस रहेगा, इस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा टीबी बोलते हैं। दिस डिफरेंस इज कॉल्ड एज डेल्टा टीबी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। किसके बराबर रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट के डिफरेंस से क्या मिलेगा आपको, डेल्टा टीबी मिलेगा। ओके, तो इस तरीके से हम ग्राफिकली बता सकते हैं कि जब सॉल्वेंट से सॉल्यूशन बनेगा तो वेपर प्रेशर कम होगा और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, और इस इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही क्या कहलाएगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो वेपर प्रेशर है, ये हो जाएगा वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का PS, और उसी टेम्परेचर पे ये जो है ये वेपर प्रेशर हो जाएगा सॉल्वेंट का, और ये डिफरेंस जो रहता है इसे हम बोलते हैं डेल्टा P। मैं बता चुका हूं आपको ग्राफिकली कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो वेपर प्रेशर रहता है कांस्टेंट रहेगा, तो ये पॉइंट रहेगा वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का PS, और एक पॉइंट रहेगा वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का P0। देखो P0 ज्यादा है और PS कम है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया, और ये एलिवेशन। तो ये देखिए अगर लोअरिंग ज्यादा हुई, सॉल्यूशन यहां पर आ गया तो क्या हो गया, डेल्टा P ज्यादा हो गया। डेल्टा P ज्यादा हो गया तो क्या हो गया, देखो डेल्टा टीवी भी क्या हो गया, बढ़ गया। अगर मैं और लोअरिंग कम करूंगा तो क्या होगा, ये और आगे बढ़ेगा, ये ज्यादा बढ़ेगा, और डेल्टा टीवी की वैल्यू और बढ़ेगी, और प्लस जो डेल्टा पी है ये वैल्यू और बढ़ेगी। यानी यहां से क्या क्लियर हुआ कि अगर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ से रिलेशनशिप क्या बना कि लोअरिंग ऑफ वेपर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। डेल्टा टी जो है वो डेल्टा पी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ से अपन एक रिलेशन डिराइव करेंगे जिसको हम बोलते हैं राउल्ट्स लॉ इन टर्म्स ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हमको वैसे बुक तो डायरेक्ट दिया है बुक में राउल्ट्स लॉ कि डेल्टा टीबी मोलारिटी को डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रहता है, लेकिन वो कैसे आया मैं आपको डिराइव करके बताता हूँ। और ये मैंने आपको नोट्स में भी भेजा हूँ कि कैसे अपन ने डिराइव किए हैं। तो एक बार मैं इसको डिराइव करके बताता हूँ कि डेल्टा टीबी से मोलारिटी से कैसे रिलेट होता है। तो देखते हैं। तो ये ग्राफिकली आपको समझ में आएगा ग्राफ कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है किसको, डेल्टा पी को। क्योंकि लोअरिंग अगर कम होती जाएगी तो डेल्टा पी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पहले यहाँ था, फिर यहाँ हो गया, फिर यहाँ हो गया। डेल्टा पी बढ़ रहा है और डेल्टा टीबी भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा पी को। यानी अगर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। दोनों एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं। अब इसको प्रूफ करते हैं राउल्ट्स लॉ। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी। और हम पढ़ चुके हैं अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ
Raoult's law in terms of lowering of vapor pressure, relative lowering of vapor pressure is equal to होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इसको अपन xp मान लेते हैं। तो डेल्टा P इज इक्वल टू करेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन इट्स प्योर फॉर्म। ये कांस्टेंट रहता है ना, P0 क्या रहता है, कांस्टेंट, याद रखो कि वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का एक पर्टिकुलर टेंपरेचर पे कांस्टेंट रहता है। ये वैल्यू मैं यहां पुट कर दूंगा तो क्या मिलेगा, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिल जाएगा, डेल्टा टीबी विल बी प्रोपोर्शनल टू xb इनटू p0। p0 कांस्टेंट है तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि डेल्टा टीबी विल बी प्रोपोर्शनल टू xb। xb यानी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, ए सॉल्वेंट और बी सॉल्यूट, तो उसके हिसाब से डेल्टा टीबी जो है प्रोपोर्शनल रहेगा किसको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये मोल फ्रैक्शन को। अब फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होगा, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन जो है हम लिख सकते हैं Na प्लस Nb नियरली इक्वल टू रहेगा N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स बहुत ज्यादा रहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन में एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मान लो ये 60 है, ये 0.1 है, तो 60.01 हो जाएगा, यानी ऑलमोस्ट 60 के बराबर है। तो याद रखना डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स बहुत ज्यादा रहते हैं, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स बहुत कम रहते हैं, इसलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को नियरली हम क्या ले सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ले सकते हैं। अब यहाँ पर आप पुटअप करेंगे तो क्या करेंगे, therefore डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब मैं इसको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को वैसे ही लिख रहा हूँ और यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को लिख सकता हूँ मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और डेल्टा टीबी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, और ऊपर आ जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट क्या रहता है, कांस्टेंट, अरे सॉल्वेंट अगर फिक्स है तो मोलर मास क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तो सॉल्वेंट मान लो वाटर है तो मोलर मास 18 कांस्टेंट हो जाएगा, सॉल्वेंट अगर बेंजीन है तो मोलर मास 78 कांस्टेंट हो जाएगा। ये सॉल्वेंट अगर फिक्स होता है तो उसका मोलर मास क्या रहेगा, कांस्टेंट, तो इसलिए हम एक और कांस्टेंट लेंगे, डेल्टा टी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर इसको मैं केजी में पुट करूंगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट का कहलाता है मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी इज इक्वल टू क्या होता है, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, बाय डेफिनेशन ऑफ मोलैरिटी। तो यहां से क्या हो गया, डेल्टा टी इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये अपन को डायरेक्टली याद रखना है, लेकिन कैसे डिराइव है मैंने आपको समझा दिया, ऐसे बुक में डायरेक्ट दिया है लेकिन कैसे आया मैंने आपको समझा दिया। तो ये समझ में आया, एनबी यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है और अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, और अगर ये केजी में हो जाता है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां से क्लियर हुआ कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। दिस इज द राउल्ट्स लॉ इन टर्म्स ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के टर्म में हो गया डेल्टा टीबी इज प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी एन। यहां से रिलेशनशिप क्या बन गया कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कैसा, containing non-volatile solute in volatile solvent is directly proportional to molality of solution। यानी याद रखना जब भी हम स्टेट करेंगे लॉ को तो सॉल्यूशन को बताना है कि किस टाइप का है। सॉल्यूशन फिक्स क्या रहेगा, सॉल्यूशन कैसा रहेगा, सॉल्वेंट कैसा रहेगा, नॉन वोलेटाइल, और सॉल्वेंट क्या रहेगा, वोलेटाइल। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन containing non-volatile solute in volatile solvent is directly proportional to m क्या है, molality of solution। तो यहां से क्या हो गया, राउल्ट्स लॉ की एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन is proportional to the molality of solution is the Raoult's law in terms of low elevation in boiling point। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं, डेल्टा टी इज प्रोपोर्शनल टू m हो गया, इसको मैं आगे बढ़ाता हूं। डेल्टा टीबी इज प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, और आपको पता है जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो वहां पे क्या लगता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट केबी,
and Kb is called as molar elevation constant. क्या बोलते हैं इसको? Molar elevation constant Kb. It is also called as ebullioscopic constant. It is also called as ebullioscopic constant. Kb is also called as molar elevation constant or ebullioscopic constant. अब यहां से अगर n की वैल्यू मैंने 1 कर दिया, मोलरिटी का सॉल्यूशन की 1 हो गई, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा Tb इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Kb. और यहां से हम Kb को डिफाइन कर सकते हैं. तो व्हाट इज Kb? Kb इज नथिंग बट द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन whose molality is 1. जिसकी मोलरिटी क्या है? 1 है. जिसकी मोलरिटी 1 हो गई, जिस सॉल्यूशन की मोलरिटी 1 हो जाएगी, उस सॉल्यूशन का जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है किसके बराबर हो जाएगा? Kb के बराबर. तो व्हाट इज Kb? Kb क्या है? इट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. कैसा? हैविंग मोलरिटी 1. और 1 मोलरिटी मतलब 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व करेंगे 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में. यानी जब हमने दो कंडीशन फिक्स कर ली, पहला कि मोलरिटी 1 मतलब 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व करेंगे 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में, तब सॉल्यूशन की मोलरिटी 1 हो जाएगी. और उस 1 मोलर सॉल्यूशन का जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो कहलाएगा Kb. Kb इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा सॉल्यूशन का. कब? जब हम सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या करेंगे? सॉल्यूट डालेंगे 1 मोल. और कितने क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट में? 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में. 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व करेंगे 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में, तो 1 मोलर सॉल्यूशन बनेगा. और उस 1 मोलर सॉल्यूशन का जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो कहलाएगा Kb. इसे बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट. एंड द वैल्यू ऑफ Kb डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करता है? सॉल्वेंट के ऊपर. सॉल्वेंट डिफरेंट, Kb की वैल्यू डिफरेंट. लेकिन एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए Kb की वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी. Kb की वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी. तो यूनिट ऑफ Kb क्या रहेगा? मुझे बताओ. Kb इज इक्वल टू क्या रहेगा? डेल्टा T अपॉन मोलरिटी. ये टेंपरेचर इसका यूनिट रहेगा केल्विन, और मोलरिटी का यूनिट रहता है मोल पर केजी. पर केजी पर क्या रहेगा? केल्विन केजी पर मोल. या उसको हम ऐसे लिख सकते हैं केल्विन पर मोलर. मोलरिटी का मोलरिटी यूनिट लिख सकते हैं. तो केल्विन पर मोलर, ये डिग्री सेल्सियस पर मोलर भी लिख सकते हैं इसकी यूनिट. तो इसकी यूनिट हम लिख सकते हैं केल्विन केजी पर मोल, या केल्विन पर मोलर, या फिर डिग्री सेल्सियस पर मोलर. वैसे यहाँ केल्विन की जगह डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल भी लिख सकते हैं. टेम्परेचर का यूनिट केल्विन की जगह डिग्री सेल्सियस में भी आ सकता है. लेकिन याद रखना, जो Kb की वैल्यू रहती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? सॉल्वेंट के ऊपर. और Kb इज ऑल्सो गिवन है, Kb इज इक्वल टू गिवन है R Tb0 स्क्वायर Ma अपॉन 100 डेल्टा वेट H. और ये है Kb. R यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, Tb0 मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड, और Ma यानी मोलर मास ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय 1000 इनटू एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन. वेपोराइजेशन किसका होता है? लिक्विड का. अपन हम लिक्विड की बात कर रहे हैं. Kb किसके ऊपर डिपेंड करेगा? सॉल्वेंट के ऊपर. सॉल्वेंट क्या लेंगे अपन? लिक्विड. तो सॉल्वेंट के नेचर के ऊपर कैसे डिपेंड रहेगा? Tb बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट. वाटर है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट अलग रहेगा, उसका मोलर मास अलग रहेगा, और उसका एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन अलग रहेगा. बेंजीन के लिए डेल्टा वेट की वैल्यू अलग हो जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट अलग हो जाएगा, मोलर मास अलग हो जाएगा. R कांस्टेंट रहेगा, 1000 वाई रहेगा. इसलिए Kb की वैल्यू बदलेगी सॉल्वेंट टू सॉल्वेंट, क्योंकि Kb किसके ऊपर डिपेंड करता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और उसके एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन के ऊपर. इसलिए याद रखना Kb की वैल्यू जो है सॉल्यूट के बदलने पर नहीं बदलेगी. सॉल्वेंट अगर कांस्टेंट है, वाटर है, तो Kb की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी. वाटर से सॉल्वेंट चेंज हो गया, बेंजीन हो गया, तो Kb की वैल्यू हो जाएगी. इस रिलेशनशिप के आज रखना अपने को Kb का एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन. थर्मोडाइज में पढ़ चुके हैं एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन. द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ लिक्विड boils at its boiling point. When 1 mole of liquid boils at its boiling point is called as enthalpy of vaporization. इस तरीके से Kb हो गया. Kb सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है, और डेल्टा Kb इज इक्वल टू Kb इनटू n. और Kb क्या है? मोलर एलिवेशन
constant. It's also called as ebullioscopic constant. It's nothing but the elevation in boiling point for 1 molar solution. हो गया? उसकी यूनिट क्या रहती है? केल्विन केजी पर मोल या केल्विन पर मोलर या डिग्री सेल्सियस पर मोलर इसकी यूनिट रहती है. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. अब एक्सप्रेशन फॉर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इन टर्म्स ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. तो अपन ने अभी जो हमको देखना है वो है एक्सप्रेशन फॉर मोलर मास या मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इन टर्म्स ऑफ डेल्टा टी. तो अगर में देखें कि अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ elevation in boiling point of solution containing non-volatile solute in volatile solvent is proportional to the molarity of solution. अब molarity proportionality कौन सा टाइम है तो वहां पे आ जाएगा kb क्या है आपको बता चुका व्हाट इज kb. इट इज द क्या है बोलो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट. अब यहां से ये हो गया बाय डेफिनेशन ऑफ मोलालिटी. मोलालिटी की डेफिनेशन से क्या कहते हैं? मोलालिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. नंबर ऑफ मोल्स को लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. कभी कभी क्या होता है मास ऑफ सॉल्वेंट जो है केजी में देखिए ग्राम में दिया रहेगा. अगर ग्राम में दिया रहेगा तो उसको केजी में चेंज करना पड़ेगा और केजी में चेंज करने के लिए -3 से इनटू करेंगे तो ग्राम से वो केजी में कन्वर्ट हो जाएगा और -3 ऊपर आके क्या हो जाएगा +3. तो यहाँ से मोलारिटी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? मोलारिटी का एक्सप्रेशन हो जाएगा क्या हो जाएगा? मोलारिटी यानी मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम. ये ग्राम में है तो ऊपर 1000 आएगा. अगर एक किलोग्राम है तो ऊपर 1000 नहीं आएगा. इट इज कन्वर्शन फैक्टर व्हिच कन्वर्ट्स ग्राम इनटू केजी. याद रखना ऑटोमेटिकली ग्राम में पुटअप करेंगे 1000 लगाएंगे तो केजी में कन्वर्ट हो जाएगा. अब n के लिए यहां पुटअप कर लोगे तो क्या हो जाएगा? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू मोलारिटी. मोलारिटी वैल्यू कितनी है? WB इनटू 1000 डिवाइडेड बाय NB इनटू WA ग्राम. और यहाँ से n को मैं इधर लेके जाऊंगा तो NB will be equal to KB into WB into 1000 divided by delta TB into WA in grams. This is the expression for molar mass of solute in terms of lowering of vapor pressure. यहाँ पर KB क्या है? Molar elevation constant, mass of solute into 1000 upon elevation in boiling point delta TB और into WA gram. WA gram मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट इन. इस तरीके से इस फॉर्मूले को यूज करके हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं. अब इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं इस फॉर्मूले के ऊपर वो हम देखते हैं. पहला न्यूमेरिकल देखते हैं. न्यूमेरिकल्स ऑन एलिवेशन बॉइलिंग. एक दो न्यूमेरिकल्स मैं आपको कराता हूँ. 2 न्यूमेरिकल्स जो मैं आपको क्लियर वीडियो उसमें है और कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको फिर एक को सॉल्व करके और फिर बाकी आपको बनाने के लिए PDF पर आज वीडियो मिलेंगे. उसको फिर आप ये वीडियो देख के सॉल्व करोगे. तो एक देखेंगे एट व्हाट टेम्परेचर विल अ 10% aqueous 10% aqueous solution of sugar यानी सुक्रोज. उसका फॉर्मूला रहता है C12H22O11 बॉइल. केबी दिया आपको वाटर का 0.52 डिग्री सेल्सियस पर मोल. देखो आपको क्या निकालने को बोला है इसमें क्वेश्चन. सबसे पहले एट व्हाट टेम्परेचर विल अ 10% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर बॉइल. यानी अपने को सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है.
एट व्हाट टेम्परेचर सॉल्यूशन ऑफ शुगर बॉइल, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। और आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अब लोग कैसे पता चला सॉल्वेंट वाटर है, यहाँ देखिए बोला एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन यानी सॉल्वेंट वाटर। जब भी किसी सब्सटेंस का एक्वस सॉल्यूशन की बात करूंगा मतलब उसका वाटर में सॉल्यूशन, और जब एक्वस सॉल्यूशन रहता है तो सॉल्वेंट फिक्स है, क्या है वाटर। और वाटर का मोलर मास आपको पता है 18 ग्राम पर मोल, बॉइलिंग पॉइंट पता है आपको, तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर क्या हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल, ठीक है। और अपने को क्या दिया है 10% सॉल्यूशन, 10% सॉल्यूशन में 10% बाय मास याद रखना। और याद रखना जब भी परसेंट बाय मास दिया तो अपने को तीन चीजें पता है, परसेंट बाय मास में तीन चीजें पता रहती है, क्या मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन और डिफरेंस करके मास ऑफ सॉल्वेंट निकलता है। तो 10% बाय मास बोला है मतलब 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, यानी मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया 10 ग्राम। सुक्रोज है ना, शुगर है, और शुगर मैंने आपको बताया सुक्रोज का मोलर मास अपने को याद रखना है, मोलर मास कितना रहता है इसका 342 ग्राम पर मोल, ओके। और अपने को मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम, तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या निकल जाएगा WA 100 माइनस 10 यानी 90 ग्राम, W मिलेगा 90 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें करोगे सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट के मास को माइनस कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का मास कितना है 100 ग्राम, सॉल्यूट का मास कितना है 10 ग्राम। कैसे पता चला 10% यानी 10 ग्राम इन 100% यानी 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन 100, मास ऑफ सॉल्यूट 10, डिफरेंस करोगे तो 90 ग्राम हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। अब लोग क्या निकालना है TBS, तो उसके लिए पहले डेल्टा TB निकालेंगे। फॉर्मूला अपने पास पता है डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इनटू मोलैरिटी, और मोलैरिटी कैसे निकालते हैं मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। इसमें है ग्राम में है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में आए तो ऊपर क्या जाता है 1000 आ जाता है। इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा TB मिलेगी, इसकी वैल्यू है 0.52 KB की। WB मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया, मास ऑफ सॉल्यूट 10,000, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 342, और मास कितना है इसका सॉल्वेंट 90। और इसको आपको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा डेल्टा TB की वैल्यू मिल जाएगी। इसको आपको सॉल्व करोगे to get the value 1000 into 520 upon 342 into 9। इसको सॉल्व करके डेल्टा TB की वैल्यू मिलेगी। जब सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आपको मिलेगा 0.17 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस कैसे है, क्योंकि अपने को KB का वैल्यू डिग्री सेल्सियस पर मोलर दिया था, इसलिए यहाँ पर डेल्टा TB का यूनिट क्या आएगा डिग्री सेल्सियस आएगा। और आपको पता है डेल्टा TB यानी क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 0, डेल्टा TB होता है 0.16। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा माइनस यहाँ पे 100 0.16 को उधर करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा 100.16 दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो डेल्टा TB निकल जाए तो डेल्टा TB से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट दिया है तो सॉल्यूशन निकल जाएगा, सॉल्यूशन दिया है तो सॉल्वेंट का निकल जाएगा, ये याद रखना आपने को। तो KB इसमें दिया था मोलैरिटी के लिए अपने को मास ऑफ सॉल्यूट, देखो परसेंट बाय मास से तीन चीजें पता चल जाती है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन और मास ऑफ सॉल्वेंट। यहां से अपने को मिल गया मास ऑफ सॉल्यूट मिल गया, मास ऑफ सॉल्वेंट मिल गया, और सॉल्यूट का मोलर मास अपने को इसके फॉर्मूले से पता चल गया। नहीं भी दिया रहता तो हम निकाल सकते हैं उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से, याद रखना C12H22O11, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। लेकिन जनरली शुगर है, ग्लूकोज है, यूरिया है, इसके मोलर मास अपने को याद रखना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले लेक्चर में बताया था यूरिया का मोलर मास 60 ग्राम पर मोल है, ग्लूकोज का 180 ग्राम पर मोल, सुक्रोज का 342। जो जनरल आते हैं उसको याद रखना ताकि अपने को निकालने का टाइम सेम हो, ठीक है। इस तरीके से फर्स्ट न्यूमेरिकल हो गया। सेकंड देखते हैं हम, मैंने जो आपको PDF भेजा उसमें उसका सॉल्यूशन दिया हुआ है ना, आपके नोटबुक पे इसको फिर नोट करोगे।
आप घर में हैं अभी, टोटली फ्री हैं, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। रिस्पॉन्स कम आ रहा है आप लोग का वीडियोस का, कोई डिफिकल्टी नहीं पूछ रहा, कुछ नहीं पूछ रहा, मतलब यहाँ आप वीडियो देख नहीं रहे हैं, आप बहुत टैलेंटेड हो, आपको सब समझ आ रहा है। तो आपका ध्यान रखना बेटा कि पढ़ने में ध्यान दो और समय लगाओ पढ़ाई में, उसका यूज करो जो आपको फ्री टाइम मिला है। सेकेंड देखते हैं हम, हाउ मेनी grams of glucose, how many grams of glucose, ग्लूकोज का मोलर मास मैंने आपको बता दिया, क्या रहता है 180 ग्राम पर मोल, must be dissolved in 250 gram of water, to raise the boiling point to 102.36 डिग्री सेल्सियस। केबी अभी अपने इसके पहले भी 0.52 डिग्री सेल्सियस पर। अब इस क्वेश्चन को बच्चों क्या है, देखो हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज यानी मास ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज यानी सॉल्यूट, यहाँ पे क्या निकालने को बोला है उसने, मास ऑफ सॉल्यूट अपने को फाइंड आउट करना है। मोलर मास दिया इसका 180 ग्राम पर मोल, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का दिया है 102.36 डिग्री सेल्सियस, सॉल्वेंट क्या है वाटर, इसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। इसको डिफरेंस करोगे तो डेल्टा टीबी मिल जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, डिफरेंस करोगे कितना निकल जाएगा 102.36 माइनस 100, you get 2.36 डिग्री सेल्सियस डेल्टा टीबी। टीबी पता है आपने, फॉर्मूला क्या है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी इनटू मोलारिटी। तो डेल्टा टीबी की वैल्यू अपने को पता है 2.36, टीबी 0.52, मोलारिटी मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम और ऊपर जाएगा 1000 ग्राम में, तो 1000, तो 2.36 0.52, मास डब्ल्यूटी निकालना है अपने को 1000, मोलर मास 180 ग्राम पर मोल, और मास कितना है इसका 250 ग्राम, 250,000 में 4 और 45, इसको शिफ्ट करोगे तो W भी will be equal to 2.36 into 45 upon 0.5, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो you will get the answer, you will get the mass of glucose in grams, इसका आंसर आएगा आपका नियरली 205 ग्राम के आसपास। राउंड ऑफ करके सॉल्व करना मैंने आपको सिखाया हूँ, 0.50 को निकले 0.52 को 50 लेके आप सॉल्व करोगे तो 5 इजीली कैंसिल हो जाएगा और आपको आंसर इजीली मिल जाएगा, नियर अबाउट। जैसे 2.36 into 45, इसको मैं 0.50 कर देता, पॉइंट हटा दिया, 5 इसमें 9 बार, इसमें 10 बार, इंटू कर लो, 9 6 जा 54, 5 9 3 27 4 32 का 3, 9 2 जा 21 और 10, 212.4 ग्राम। ये नियर अबाउट आंसर है। एक्चुअल आंसर इससे कम रहेगा कि ज्यादा, आप निकाल सकते हैं। डिनोमिनेटर को आपने कम किए हो, डिनोमिनेटर को कम किए हो, बड़े से छोटा किए तो आंसर ही बड़ा है, ओरिजिनल आंसर इससे क्या आएगा छोटा। तो ऑप्शन देख के हम निकाल सकते हो, और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप इसको लॉ बुक से सॉल्व कर सकते हो, इंट्रेंस के हिसाब से नियर अबाउट करके आपको इसका आंसर निकालना है। देखिए जो आप आंसर निकालते हो तो ध्यान रखना कि जो राउंड ऑफ करके आप आंसर निकालते हैं तो देखना जो ओरिजिनल आंसर है उससे कम आएगा कि ज्यादा आएगा, वो तो दिमाग लगाते होना चाहिए, क्योंकि अपने डिनोमिनेटर की वैल्यू कम कर दी है ना, तो ये आंसर जो आएगा ज्यादा आएगा ओरिजिनल आंसर से जो हमने राउंड ऑफ करके निकाले हैं। तो राउंड ऑफ करके जो आंसर निकलता है वो नियरली जो एक्चुअल आंसर है उससे ज्यादा नहीं कम आएगा, वो हमको निकालते हुए आना चाहिए आपको। ओके, तो इसके और कुछ न्यूमेरिकल्स में एक दो सॉल्व करके एक और कुछ बनाने के लिए आपको भेजूंगा, उसको फिर सॉल्व करना है, इवनिंग में भेजूंगा आपको, उसके बाद करना है। ओके।